नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार घोष स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य अकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, हम इलेक्ट्रिशियन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज होती है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन है या आगामी जो आपके टेक्निकल एग्जाम्स है वहां पर आने की इनकी संभावना है। अब इसमें भी कौन से एग्जाम्स के लिए, आप आईटीआई एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके जितने भी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिशियन के बारे में, फायरमैन या बीटेक डिप्लोमा जहां पर भी टेक्निकल के बारे में पूछा जाता है, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। फिजिक्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम कहें कि जो इलेक्ट्रिकल हम पढ़ रहे हैं पूरा ये फिजिक्स से ही होता है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में रजिस्टर में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो शक्ति क्या होगी। इसमें आपको पावर बताना है। तो आपको पता हो कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला बेसिकली 3 फॉर्मूला होते हैं, बट हमारे पास 2 चीज दी गई हैं। उन्हीं से जो राशि है, क्वांटिटी दी गई है, उन्हीं से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे या इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर वाला जो फॉर्मूला होता है, हम इसका उपयोग करने वाले हैं। इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्वांटिटी दी गई है एम्पियर, जो कि आपकी करंट होती है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी जो क्वांटिटी आपको दी गई है रेजिस्टेंस, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इससे सॉर्ट आउट करने वाले हैं, इसका आंसर लाने वाले हैं। देखिए आई की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 5 ओम, ठीक है, सॉरी 5 एम्पियर दी गई है। इनटू आर की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 10 ओम दी गई है। तो आप पावर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कितना होगा, स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पावर की बात करें तो टोटल पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 250 वॉट। आपके विकल्प में अगर आपको दिख रहा है तो आपका राइट आंसर यही होने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 250 वॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसी सर्किट में शुद्ध इंडक्टेंस का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, आपकी पीएफ की बात की जा रही है। ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जितने भी इंडक्टिव लोड होते हैं, मोटर होती है, एसी मोटर्स होती हैं, या फिर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इंडक्टिव लोड जो भी होंगे उनका पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, लेगिंग होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनने पूछा है कि जो शुद्ध इंडक्टेंस होता है उसमें क्या मान रहने वाला है। ठीक है, शुद्ध इंडक्टेंस जो होता है उसमें क्या मान रहने वाला है, तो उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है, 0 होती है। आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर उससे पहले एक देख लेते हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है आपका, इसे हम कहते हैं इकाई। ठीक है, पावर फैक्टर मीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा होता है आपका 1, इधर भी माइनस में वैल्यू चल रही होती है और इधर भी यहाँ पर आपका स्केल दिखाता है। ये जो मीटर्स है ये कौन सा होगा आपका, एनालॉग वाला। ठीक है, एनालॉग मीटर जो कि पहले चलते थे। अभी जो मीटर्स चल रहे हैं आपके कौन से चल रहे हैं, डिजिटल मीटर चल रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मीटर चल रहे हैं। अभी जो क्या हो रहा है, सिर्फ जो डिजिटल मीटर होते हैं यहाँ पर ऐसे डिजिट में बता देते हैं कि पावर फैक्टर क्या है, 0.8 है, 85 है, 9 है, जो भी होगा आपका पावर फैक्टर यहाँ पर दिखा देगा। बट यहाँ पर डिस्प्ले में लीडिंग और लेगिंग पावर फैक्टर आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपका लेग। ठीक है, और यहीं पर लिखा होगा क्या, यहाँ पर लिखा होगा लीड। ठीक है, तो लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आरएलसी श्रृंखला परिपथ में अनुनाद जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की स्थिति में आपका जो होगा क्या होगा, रेजोनेंस की स्थिति में 4 कंडीशन बताई गई, इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी आपके लिए वह यहाँ पर बताना है। तो जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, अनुनाद की बात करते हैं, तो आपका जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है लोड पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, या फिर फ्लक्स पर। ठीक है, या फिर अगला ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है करंट पर। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है ये डिपेंड करता है किस पर, आपका जो होती है आवृत्ति होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और दूसरा जो होता है आपका फ्लक्स होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना होगा आयरन लॉस, कितनी मात्रा में होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर में कौन से लॉस को ज्ञात किया जाता है, आपको बताना है। 4 प्रकार के लॉस दिए गए हैं, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, या फिर यहीं पर दिया है एडी करंट लॉस। तो आयरन लॉस को करते हैं क्या, नहीं, आयरन लॉस जो होता है आपका ओपन सर्किट में होता है। हमने किसकी बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हम मेनली 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं। ठीक है,
ये हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये फिजिक्स वाला नहीं है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, चलिए अब इसमें कैसे करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में हमने इससे पहले बात की, जो आयरन लॉस होता है वो कैसे किया जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट में, मतलब इधर से हम सप्लाई जोड़ेंगे, ठीक है, सप्लाई जोड़ेंगे और इधर से खुला रखेंगे, तो यहाँ पर हमको कौन सा लॉस देखने को मिलेगा, आयरन लॉस देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर क्या होगा आपका कॉपर लॉस होगा। क्यों होगा, कैसे किएंगे, जो कि शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ पर ये वाली जो हमारी वाइंडिंग होगी उसे हम क्या करते हैं, दोनों सिरों को, टर्मिनल को यहाँ पर क्या कर देते हैं, शॉर्ट करते हैं, तब जाके हम निकाल पाते हैं इसमें लॉसेस कितनी हो रही है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जो होता है, बैक ईएमएफ का कार्य क्या होता है आपको बड़ा बताना है। ऑप्शन ए है स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन बी है आर्मेचर करंट को सीमित करना, ऑप्शन सी है टार्क को बढ़ाना, इंक्रीज टॉर्क, या वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को इंक्रीज करना आपके। ठीक है, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा आपका आर्मेचर करंट को सीमित करना, जो कि आपका आर्मेचर होता है उसकी जो करंट होगी है ना, करंट की वैल्यू को क्या करता है, ये लिमिट में करता है, सीमित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात बढ़ते हैं। किस डीसी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क सबसे अधिक होता है, तो आपके पास चार विकल्प हैं, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर या फिर परमानेंट मैग्नेट मोटर। कौन सा होगा सही आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है आपके शंट मोटर होती है, ये क्या होती है इसकी अगर हम बात करें तो ये फिक्स्ड स्पीड पर चलने वाली मोटर होती है, इसकी जो स्पीड क्या होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। हमने क्या बोला है कि प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वो ज्यादा होता है, तो किसका होगा आपका सीरीज मोटर का। ठीक है, सीरीज मोटर जो होती है आपकी इसका प्रारंभिक टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। अगर सीरीज मोटर को आप बगैर लोड के चला रहे हो तो आपका जो फाउंडेशन बनाया हुआ है जहां पर मोटर रखी हुई है उसको भी वो क्या कर सकती है, उखाड़ कर फेंक सकती है, इतनी भयानक स्पीड होती है किसकी, सीरीज मोटर की आपकी। ठीक है, तो इसलिए सलाह दी जाती है कि सीरीज मोटर को कभी भी बगैर लोड के चलाया नहीं जाता और चलाना भी नहीं चाहिए। सीरीज मोटर होती कहां पर है, प्रयोग कहां पर की जाती है, आपने देखी है क्या, हाँ तो आपने देखी है। अगर आपने आपके घरों में मिक्सर ग्राइंडर देखा है तो उसमें सीरीज मोटर ही होती है, बट वह कौन सी होती है आपकी एसी सीरीज मोटर होती है, जिसे हम यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। और यूनिवर्सल मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर जो होती है आपकी एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य कर सकती है। वहीं पर बात करें कंपाउंड मोटर की, तो जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें सीरीज और शंट मोटर के दोनों के गुण होते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड मोटर कहते हैं, जो कि वाइंडिंग के आधार पर बनाई जाती है कि उसमें सीरीज वाइंडिंग भी की जाती है और शंट वाइंडिंग भी की जाती है। डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा, वहां पर इंक्वायरी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटर में आवृत्ति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस पर निर्भर करेगी, तो ये करेगी आपकी पोल्स पर, और जो स्पीड होगी उस पर आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। कैसे, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा NS = 120 × F अपॉन T। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है इससे आप डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि आवृत्ति जो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करेगी। एक तो पहला होगा पोल्स पर और दूसरा होगा आपके स्पीड पर निर्भर करेगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 4 पोल की एक मोटर है, 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आवृत्ति है, तो उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वह क्या होगी आपको निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी फॉर्मूला NS = 120 × F अपॉन T। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है इससे निकालना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन इसी से संबंधित। तो क्या होगा 120 × F आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हर्ट्ज में दी गई है। यहाँ पर कभी कभी H जो HZ लिखा है इसकी जगह CS भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि एक पुराना मात्रक है जिसे हम कहते हैं साइकिल पर सेकेंड। क्या कहते हैं, साइकिल पर सेकेंड। चलिए तो यहाँ पर 50 रखेंगे आप, अपॉन में पोल्स की संख्या जो बताई गई है वो कितनी है, तो पोल्स की संख्या आपको दिखाई गई है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे आप। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 टाइम्स ये डिवाइड होगा और इसको कर देंगे आप मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1500 आरपीएम। ठीक है, चलिए आरपीएम से संबंधित भी एक चीज बता देता हूँ। ये क्या होता है, यहाँ पर किसी बुक्स में लिखा हुआ होता है रोटेशन पर मिनट और किसी बुक में लिखा हुआ था रिवोल्यूशन पर मिनट। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन, दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, दोनों में से एक कोई सा आएगा, या तो रोटेशन पर मिनट लिखा हुआ आएगा या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट, तो दोनों में से एक जो आंसर होगा आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज की अगर बात करें हम तो क्या होता है,
फेज वोल्टेज के बराबर होता है, अंडर रूट 3 गुना जो होता है फेज वोल्टेज के बराबर होगा, या फिर 3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर होगा, या फिर आधा फेज वोल्टेज होगा। तो जब हम स्टार कनेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3 गुना होता है किसके, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसी में अगर डेल्टा कनेक्शन की बात करें हम, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इसमें करंट होती है अंडर रूट 3 गुना होती है ना। चलिए देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया था, इसमें किसके बारे में पूछा गया, लाइन वोल्टेज के बारे में पूछा गया, जो कि अंडर रूट 3 गुना होगा। वो सेम यही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, डेल्टा कनेक्शन है और यहाँ पर वोल्टेज की जगह पर क्या लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ, तो ये भी कितना होता है, अंडर रूट 3 गुना। क्वांटिटी बदल गई है, राशियां बदल गई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, इंडक्शन मोटर में स्लिप शून्य होती है, कब होगी, स्टार्टिंग पर, फुल लोड पर, या नो लोड पर, या कभी नहीं। तो जो आपकी इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान होता है शून्य, जो कभी नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का लाभ है उच्च प्रारंभिक टॉर्क, कम लागत और मजबूत संरचना, उच्च स्लिप या अधिक स्पार्किंग, ठीक है। तो इसमें से सबसे सुटेबल जो आंसर होगा आपका वह होगा कि ये जो मोटर होती है क्या होती है, सस्ती होती है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत सस्ती होती है। अन्य मोटर्स की अपेक्षा इंडक्शन मोटर में आप स्लिप रिंग मोटर लेने जाएंगे या फिर डीसी मोटर लेने जाएंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी और उनकी आवश्यकता भी नहीं होती। डीसी मोटर इसलिए नहीं लेते हैं हम जनरल यूज के लिए, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई उपस्थित होती है वो कौन सी होती है, आपकी एसी सप्लाई होती है, जो कि आपको सभी जगह सर्वत्र अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी वाला राइट आंसर होगा। कम लागत की होती है और इसकी जो संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है और अधिक अच्छा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केबल में सिथ का क्या कार्य क्या होता है, सिथ, ठीक है, इसको सिल्ड भी कह सकते हैं हम, ठीक है। सिथ मतलब ये क्या करता है, इंसुलेशन जो होता है उसको क्या, नमी से बचाता है, ठीक है। कंडक्टर को पकड़ने का काम नहीं, यांत्रिक सुरक्षा देना नहीं, और करंट को बढ़ाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंसुलेशन जो आपका अंदर आपके केबल्स होते हैं, ठीक है। केबल्स क्या होता है, जो स्टैंडर्ड केबल होते हैं या फिर आपके 3 कोर वाले केबल या 3.5 कोर, 4 कोर, अधिक कोर वाले जो केबल होंगे उनमें क्या होगा, इंसुलेशन इस तरह से अलग अलग बनाया जाता है एक लेयर में, फिर उसके बाद पेपर का यूज करते हैं ना, फिर उसके बाद कहीं पर ग्रीस वाले जो पेपर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। तो जो आपका इंसुलेशन अंदर कंडक्टर तक, इंसुलेशन तक क्या करता है, जो नमी होती है उसको, बाहर की नमी, वातावरण की नमी होता है, उसको पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि जो आपके केबल्स होते हैं जनरली हम उनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग में करते हैं, तो नमी जो होगी वातावरण में बहुत बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अगला है पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, रजिस्टर का उपयोग करते हैं क्या, नहीं। रजिस्टर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, रजिस्टर करता है आपका करंट को समाप्त कर देता है, मतलब करंट को कम करने का काम करता है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इंडक्टर क्या करता है, जो कि फ्लक्स उत्पन्न करता है, मैग्नेट बनेगा, इसका भी उपयोग नहीं करेंगे। अगर इंडक्टर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव लोड जो भी होंगे वहां पर पावर फैक्टर क्या होगा आपका, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। इसके बाद बात करें हम कैपेसिटर की, तो हाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं आपका पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, जिसे हम बोलते हैं पीएफ से प्रदर्शित करते हैं, या फिर अगर मीटर की बात करें हम किस मीटर से मापते हैं, तो cos 5 मीटर से इसको मेजर करते हैं। और फ्यूज जो होता है आपका सुरक्षात्मक युक्ति है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें जो होती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सी हानियां होंगी जिनसे हमको फ्यूज बचा लेगा, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लॉस को ट्रांसफार्मर में पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कॉपर लॉस को समाप्त नहीं कर सकते क्या, आयरन लॉस को, स्ट्रे लॉस को, या डाइलेक्ट्रिक लॉस को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप आयरन लॉस को समाप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं आयरन लॉस को, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें ये जो आप कोर देख पा रहे हैं ना, जिस पर बाइंडिंग होती है, ये क्या है, आपकी कोर है। तो ये किसकी बनाई जाएगी, आयरन की ही बनाई जाएगी। अब उसमें करंट का फ्लो होगा तो आयरन लॉसेस तो वहां पर डेफिनेटली होंगे ही होंगे, ठीक है। आप कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं कैसे, उत्तम क्वालिटी का कॉपर का यूज करके उसे कॉपर लॉस का को कम कर सकते हैं आप, पर आयरन लॉस को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापा जाता है, किस मीटर से मापा जाता है, तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, एमीटर से, मल्टीमीटर से, मेगर से, या वॉट मीटर से, आपको बताना है।
अगर हम बात करें एमीटर से, तो एमीटर से आप क्या मापते हैं, एमीटर से आप मापते हैं करंट, ठीक है। मल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो मल्टीमीटर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक राशियां जितनी भी कुल मिलाकर अधिक राशियां मापना है आपको, तो आप उसे क्या कहेंगे, मल्टीमीटर। या फिर इसे भी एक नाम देते हैं बहुमापी बोलते हैं, निम्मी का वर्ड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुमापी किसे कहते हैं हम, मल्टीमीटर को। मतलब ये वोल्टेज को भी माप सकता है ना, करंट को भी माप सकता है, रेजिस्टेंस को भी माप सकता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एवोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोमीटर। मतलब करंट भी माप लेगा एम्पियर में, वोल्टेज माप लेगा वी में, है ना, वोल्ट में, और वो जो रेजिस्टेंस के लिए हम बताते हैं ओहम में आपका रेजिस्टेंस भी माप लेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, बहुमापी कहते हैं। मेगर जो होता है आपका क्या कहता है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जो कि मेगा ओम में वैल्यू जो आपको प्रदर्शित करता है। वॉट मीटर होगा, इससे आप क्या मापेंगे, इससे मापेंगे आप पावर मापेंगे, जिसे आप कहते हो शक्ति, ठीक है। क्या कहते हो आप, जिसे शक्ति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पावर फैक्टर कम हो तो, ठीक है, पावर फैक्टर अगर कम होगा तो क्या होगा, लाइन लॉस कम होंगे, या फिर करंट अधिक होगा, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर होगा, या फिर सिस्टम कुशल रहेगा। तो अगर पावर फैक्टर का मान कम होगा तो करंट वहां पर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, करंट क्या होगा वहां पर, अधिक होगा। चलिए, अर्थ फॉल्ट में सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। एमसीबी का प्रयोग करते हैं क्या, एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं क्या, या फिर ईएलसीबी या फिर आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं, या फिर फ्यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो दो हैं ये एक्चुअल में फ्यूज ही है, ठीक है। एमसीसीबी जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, फ्यूज का अपडेटेड वर्जन जो होता है वो एमसीबी होता है। कार्य सिद्धांत जो होता है वो एक ही है सबका। एमसीसीबी होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, और ईएलसीबी की अगर हम बात करें या आरसीसीबी की, तो ईएलसीबी जो होता है वो का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। वो जो आरसीसीबी होता है वो आपका रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। आरसीसीबी और ईएलसीबी में क्या अंतर होता है, तो ये दोनों काम क्या करते हैं, जो लीकेज करंट होता है, ठीक है, तो लीकेज करंट होता है उसको जैसे ही लीकेज करंट प्रवाहित होगा किसी सर्किट में या किसी मशीनरी में, तो वो क्या करेंगे, आपके सर्किट को ऑफ कर देंगे, करंट का फ्लो बंद कर देंगे, ठीक है, जिससे आपकी मशीन की भी सुरक्षा होगी, वो जो मानव है या फिर उस पर काम कर रहे व्यक्ति हैं, जो हमारा कारीगर है, कर्मचारी है, उसे सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी। चलिए, तो आज का ये रहा हमारा अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।